नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 11 की अनिवार्य हिंदी में आज हम पढ़ने जा रहे हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो देखिए, पहले हम इनका परिचय जान लेते हैं भवानी प्रसाद मिश्र का। इनका जन्म सन 1913 टिकरिया गांव होशंगाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि। प्रमुख सम्मान इन्हें मिले साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से भी इन्हें अलंकृत किया गया और इनकी मृत्यु होती है सन 1985 में। तो बात करते हैं हम इनके विषय में कि सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। सहज लेखन अर्थात बिल्कुल सीधा सरल भाषा में लेखन इनका, कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में जिन कवियों की सक्रिय भागीदारी थी उनमें ये प्रमुख है। यानी सक्रिय भागीदारी का आशय ये है कि स्वयं ने जाकर के उस आंदोलन में भाग लिया। गांधीवाद पर आस्था रखने वाले मिश्र जी ने गांधीवाद में के हिंदी खंडों का संपादन कर कविता और गांधी जी के बीच सेतु का काम किया। भवानी प्रसाद मिश्र की कविता हिंदी की सहज लय की कविता है। इस सहजता का संबंध गांधी के चरखे की लय से भी जुड़ता है, इसीलिए इन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में बोलचाल के गद्यात्मक से लगते वाक्य विन्यास को ही कविता में बदल देने की अद्भुत क्षमता है। यानी कि क्या है, बोलचाल के गद्यात्मक से लगते हुए वाक्य विन्यास को भी इन्होंने कविता में बदल दिया है। तो ये इनकी अद्भुत क्षमता है। इसी कारण इनकी कविता सहज और लोक के अधिक करीब है। सहज यानी बड़ी आसानी से समझ में आने वाली। भवानी प्रसाद मिश्र किसी विषय को उठाते हैं, उसे घरेलू बना देते हैं। आंगन का पौधा, शाम और दूर दिखती पहाड़ की नीली चोटी भी जैसे परिवार का एक अंग हो जाती है। वृद्धावस्था और मृत्यु के प्रति भी एक आत्मीय स्वर मिलता है। उन्होंने प्रौढ़ प्रेम की कविताएं भी लिखी हैं, जिनमें उद्दाम श्रृंगारिकता की बजाय सहजीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना है। नई कविता के दौर के कवियों में मिश्र जी के यहाँ व्यंग्य और क्षोभ देखें। क्षोभ क्या होता है? दुख और क्रोध का मिश्रित भाव क्षोभ कहलाता है। क्षोभ भरपूर है, किंतु वह प्रतिक्रियापरक न होकर सृजनात्मक है। गांधीवाद पर आस्था रखने के कारण उन्होंने अहिंसा और सहनशीलता को रचनात्मक अभिव्यक्ति दी है। देखें, हम बात करते हैं इस कविता की जो हम पढ़ने जा रहे हैं, घर की याद। कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है, दर्द का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। घर से विस्थापन अर्थात घर से दूर होने की पीड़ा, दर्द सालती है, यानी कि कष्ट देती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक कर शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। तो आइए हम शुरू करते हैं कविता घर की याद। कवि भवानी प्रसाद मिश्र जो है, हमने बात की पीछे इनके जीवन परिचय में कि राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भाग लेने वाले कवियों में से एक थे। तो उस आंदोलन में भाग लेने के कारण कवि को भी जेल की यात्रा करनी पड़ी और जेल यात्रा के दौरान उन्हें अपने घर और परिवार की किस प्रकार से याद आती है, किस प्रकार पूरा घर उनकी आंखों के समक्ष उपस्थित होता है। घर के एक एक लोग उसकी आंखों के समक्ष उपस्थित होते हैं, माँ, बहन, भाई, पिता आदि आदि। तो देखें, आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। बरसात का समय है और बरसात के समय कवि को अपने घर की याद किस तरह से आ रही है। देखें बिल्कुल गद्यात्मक वाक्य विन्यास को भी कविता में बदल दिया है कवि ने।
बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है, मैं तो कहूँगी पढ़ते पढ़ते कि आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, बरसात हो रही है, रात भर गिरता रहा है, अर्थात रात भर बरसात होती रही है, प्राण मन गिरता रहा है। और इस बरसात में कवि का प्राण और मन जो है वो विचलित हो रहा है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, और उस पानी में कवि की नज़रों में क्या दिखाई दे रहा है? घर दिखाई दे रहा है, अर्थात घर की याद आई है कवि को। घर कौन सा? घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, वो घर जो कवि से बहुत दूर है, वो घर जो खुशियों का खजाना है, पूर यानी खजाना। घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। घर कौन सा? जिस घर में 4 भाई हैं और बहन भी मायके आई है अभी मिलने के लिए। कवि ऐसा सोच रहे हैं, ऐसी कल्पना कर रहे हैं कि उस घर में उसके 4 भाई हैं और बहन भी मायके में आई होगी, अपने बाप के घर आई है मिलने के लिए। लेकिन बाप का घर क्या है? परिताप का घर। परिताप यानी कि कष्ट, शोक, दुख। बाप का घर बहन को परिताप का घर क्यों लग रहा है? क्योंकि उसका एक भाई जो है वो घर से दूर जेल में बैठा है, इसीलिए। घर में सब जुड़े हैं, यानी कि घर के सभी सदस्य जो है आपस में प्रेम भाव से जुड़े हैं। सबके इतने कब जुड़े हैं न मालूम, कब इतना गहरा संबंध उनमें हुआ। 4 भाई 4 बहिनें, बुझा भाई प्यार बहिनें। कवि के 4 भाई और 4 बहिनें हैं। बहिनों ने आपस में प्रेम से सबको बांध रखा है, तो भाई जो है वो घर की ताकत है, शक्ति है। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि कहते हैं उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन कवि का अपने पुत्र का जो दुख है वो बहुत अधिक दुख है उन्हें। कवि कहते हैं कि मेरी माँ मेरे दुख में डूबी हुई है, माँ ऐसी है जिसकी गोद में सिर रख लिया तो फिर कोई दुख महसूस होता ही नहीं। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा यानी फैलाव, स्नेह धारा यानी कि ममता प्रेम, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। कवि कहते हैं कि मेरी माँ का स्नेह, माँ का प्रेम यहाँ तक कवि को प्रभावित कर रहा है। माँ की ममता का फैलाव जेल तक कवि को महसूस हो रहा है, उसका प्यार महसूस हो रहा है माँ का। तो कवि कहते हैं कि उसकी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। माँ का पत्र कैसे मिलता उसे जेल में? क्योंकि माँ उसकी पढ़ी लिखी नहीं है। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा यानी व्याप्त नहीं हुआ, प्रभावित नहीं किया। उनके पिताजी देखो अभी तक उम्र में बहुत अधिक है, किंतु उनको बुढ़ापा आज तक भी छू नहीं पाया। जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी दौड़ सकते हैं, जो अभी भी खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं, मौत के आगे न हिचके। अगर मौत भी सामने आकर के खड़ी हो जाए तो वे हिचकिचाएंगे नहीं। शेर के आगे न बिचके, शेर को देख करके भी घबराएंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। बोल में बादल गरजता, उनकी बोली में बादलों की सी गर्जना है। काम में झंझा लरजता, झंझा यानी कि तूफान, लरजता यानी कि प्रकट होता दिखाई देता है। यानी कि उनके पिताजी की कार्य प्रणाली जो है, कार्यशैली जो है, उसमें बिल्कुल तूफानी गति है, यानी कि बहुत अधिक तेज गति से काम करते हैं, आलस्य नहीं उनमें। कहने का आशय ये है, आज गीता पाठ करके दंड 260 करके खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर। अब कवि सोचते हैं, कल्पना कर रहे हैं कवि कि आज भी पिताजी गीता का पाठ करके खड़े हुए होंगे, 260 दंड लगाए होंगे, उठक बैठक की होगी, अर्थात व्यायाम कसरत किए होंगे। खूब मुगदर जो है वो लकड़ी, बहुत भारी लकड़ी होती है, जो कसरत जब करते हैं, व्यायाम जब करते हैं तब उसको उठाते हैं हाथों से और नीचे रखते हैं। तो खूब मुगदर हिला लेकर मूठ उनकी मिला लेकर, मूठ उसका पकड़ने का हत्था मुगदर का, उसको खूब हिलाया होगा, उसको उठाया होगा, रखा होगा, यानी कि व्यायाम पिताजी ने किया होगा। और व्यायाम करके जब वो नीचे आए होंगे, गीता का पाठ करके व्यायाम करके जब नीचे आए होंगे, जबकि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, जब पिताजी नीचे आए होंगे तब उनकी आंखों से आंसू आए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, हाय बरसात हो रही है। और ऐसी बरसात में कवि को अपने घर की याद आ रही है। तो पिताजी के आंखों में पानी क्यों आया होगा? नैन जल से छाए होंगे, यानी कि अपने 5वें पुत्र को न पा करके उनकी आंखें भर आई होगी। 4 भाई 4 बहिनें, भुजा भाई प्यार बहिनें, खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। कवि कहते हैं
कि जब 4 भाई और 4 बहनें उन्हें खेलते हुए घर में दिखाई दिए होंगे या उनकी नज़र उन पर पड़ी होगी। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। वे मेरे पिताजी जिनको बुढ़ापे ने आज तक प्रभावित नहीं किया, वे परिस्थितियों से हार नहीं मानते, किंतु अपने 5वें पुत्र का नाम लेकर के वे रो पड़े होंगे। अपने 4 बेटे और 4 बेटियों को देख करके 5वें बेटे को न पा करके उसका नाम लेकर के वो ज़रूर रो पड़े होंगे। 5वां बेटा कौन है देखो। 5वां मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं। कवि कहते हैं कि 5वां वो अभागा पुत्र मैं हूँ, जिसे पिताजी सोने पर सुहागा कहते थे। सोने पर सुहागा यानी कि सोने से भी अधिक महत्वपूर्ण जो है वो सुहागा, यानी कि उन 4 पुत्रों से वो 4 पुत्र जो है वो स्वर्ण और 5वां पुत्र भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो सोने पर सुहागा है। प्यार में बहते रहे हैं, लेकिन बहुत अधिक प्यार करते रहे हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। कवि कहते हैं कि आज मेरे पिताजी को अपने सोने के समान बेटे भी आज हेटे अर्थात हीन लगे होंगे। क्यों हीन लगे होंगे? क्योंकि उन स्वर्ण समान पुत्रों पर सुहागा के समान जो पुत्र है भवानी प्रसाद मिश्र, वो जेल में बंधा हुआ बैठा है। तो उसे भवानी प्रसाद मिश्र यानी कि 5वें पुत्र के अभाव में बाकी के 4 पुत्र भी उन्हें हीन लगे होंगे। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। कवि कहते हैं कि फिर माँ ने समझाया होगा पिताजी को दुखी देख करके कि इतना दुख किस लिए, आँख में पानी क्यों है, भवानी तो वहाँ जेल में अच्छा है। और वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, ये तुम्हारी लीक ही है। माँ ने पिताजी को समझाया होगा कि आपको रोने की क्या आवश्यकता है, आपकी आंखों में ये पानी किस लिए, वो तो तुम्हारा मन समझकर ही गया है। यानी कि तुम ही तो चाहते थे कि वो जेल यात्रा करे, तुम ही तो चाहते थे कि वो तुम्हारा नाम रोशन करे, वो गया है तो ठीक ही। और ये तुम्हारी लीक, तुम्हारा बताया वो रास्ता तो है जिसका उसने अनुसरण किया है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। भवानी की माँ भवानी प्रसाद मिश्र कहते हैं कि माँ ने इस प्रकार समझाया होगा कि यदि वो जेल नहीं जाता, अपने पाँव पीछे हटा लेता, तो इस तरह से तो मेरी कोख लज्जित होती। और आप इस तरह से कच्चे न होइए, यानी मन को कमज़ोर मत बनाइए। यदि आप ऐसा करेंगे तो बाकी के बच्चे भी रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर में खोता कहाँ हूँ। कवि कहते हैं कि पिताजी ने तब माँ को ये कहा होगा और कि नहीं मैं कहाँ रो रहा हूँ, और ये कहते हुए उन्होंने कितना दुख सहन किया होगा, क्योंकि वो रो तो रहे हैं और माँ को कह रहे होंगे नहीं मैं धैर्य नहीं खो रहा, नहीं मैं रो नहीं रहा। और ये कहते हुए पिताजी कितना कष्ट सहा होगा उन्होंने। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, 5वें को वे न तरसे। अब कवि सावन को संबोधित करके कहता है, बादल को संबोधित करके कहता है कि तुम बरस लो, हे मेरे पुण्य पवित्र सावन, तुम बरस लो, खूब बरसो, किंतु कुछ ऐसा करो कि मेरे पिताजी और उनकी आंखों से आंसू न बरसे, अपने 5वें पुत्र के लिए वे कभी भी दुखी ना हो। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। कवि कहते हैं मैं मज़े में हूँ सही है ये, और बस घर पे नहीं हूँ, इतना ही फ़र्क है, लेकिन ये बस जो है ये बड़ा बस है, यानी कि इसी बस से सब विरस है। यानी कि वो घर पे नहीं है और घर पे नहीं है, इसी वजह से उसका जीवन जो है वो विरस सा हुआ पड़ा है। यानी कि किसी प्रकार का सुख खुशियाँ उसके जीवन में नहीं रह गई है। किंतु उनसे ये न कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ। कवि कहते हैं सावन को संबोधित करके कि किंतु घर जाकर के ये मत कहना, संदेश देता है कवि सावन के माध्यम से अपने माता पिता को, अपने घर परिवार को, कि उनसे ये मत, ऐसा कुछ भी मत कहना कि मेरा जीवन कितना विरस पड़ा है। उन्हें धैर्य बंधाते रहना, उन्हें ये कहना कि मैं यहाँ पढ़ लिख रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शौक कहना। कवि कहते हैं कि उन्हें कहना कि मैं यहाँ रहते हुए खूब काम कर रहा हूँ, आपका नाम कमा रहा हूँ और यहाँ सभी लोग मुझे बहुत प्रेम करते हैं, तो आप मेरे लिए कुछ भी शोक, कुछ भी दुख ना करो। ऐसा संदेश हे सावन मेरे पिताजी को जा कर के देना।
और कहना मस्त हूँ मैं, काटने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 शेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। और कहना कि मैं निठल्ला निकम्मा नहीं पड़ा रहता हूँ, मैं मस्ती से अपना जीवन जी रहा हूँ और मैं गांधी जी का अनुसरण करते हुए चरखा काटने में व्यस्त हूँ और यहाँ रहते हुए मेरा वजन भी 70 किलो का हो गया है और बहुत सारा भोजन करता हूँ मैं, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डट कर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। देखें दर्द कवि के हृदय का कि पिताजी को कहना कि मैं यहाँ खेलता हूँ कूदता हूँ, दुख तो मेरे जीवन में आते ही नहीं है, यदि आ जाए तो मैं उन्हें डट करके ठोकर मार देता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ। और उन्हें कहना कि मैं मस्ती से जीवन जी रहा हूँ। उन्हें ये कभी मत कहना कि मैं कितना बुझा हुआ सा हूँ, कितना निराश हूँ, कितना हताश हूँ, कितना दुखी हूँ, ऐसा मत कहना। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कह न देना जागता हूँ आदमी से भागता हूँ। क्या कहता है कवि कि हे सावन ऐसा मत कहना जा कर के, जो जैसा तुम देख रहे हो ऐसा कुछ भी मत कहना। ये मत कह देना कि मैं कितना भयभीत हूँ यहाँ जेल में, आदमी को देख करके भी मैं भयभीत हो जाता हूँ, उससे भागने लगता हूँ। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। कवि कहते हैं कि हे सावन उन्हें जाकर के ये मत कहना कि मेरा जीवन बिल्कुल मौन हो गया है, खामोश हो गया है, मैं खुद को भी पहचान नहीं पा रहा हूँ, ऐसा कुछ जाकर के वहाँ बोल मत देना। ऐसा कुछ भी मत कहना जिससे उन्हें कोई शक हो जाए। हे सजीले हरे सावन हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे पाँचवे को वे न तरसे। कवि कहते हैं कि हे सजीले हरे भरे सावन, मेरे पुण्य पवित्र सावन, तुम जी भर के बरसो, लेकिन उन्हें वहाँ जाकर के ऐसा कुछ भी मत कहना कि उनकी आंखें भी बरसने लग जाए और अपने पाँचवें पुत्र को वे तरसने लग जाए। तो इस प्रकार कवि जेल में रहते हुए अत्यधिक दुखी है, किंतु वो नहीं चाहता कि उसके परिवार के लोग उसके दुख से त्रस्त हो, उसके दुख से दुखी हो। वो चाहता है कि उसके परिवार में सभी लोग खुशियों से जीवन यापन करें। तो इस प्रकार ये अभ्यास के प्रश्न आप कर लेंगे। पानी के रात भर गिरने और प्राणमन के गिरने में परस्पर क्या संबंध है। जब बरसात हो रही है तो कवि का प्राणमन गिर रहा है, अर्थात कवि का मन व्याकुल हो रहा है, बेचैन हो रहा है, वो जेल में है और उसे अपने पिता की, उसे अपने परिवार की याद आ रही है। मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। परिताप अर्थात दुख का घर, शोक का घर, क्योंकि उसका उस परिवार का पांचवा पुत्र जो है वो जेल में है, इस कारण वो घर जो है उसमें पांचवें पुत्र के कारण शोक है, दुख है। पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा है। उन्हें बुढ़ापा आज तक नहीं व्यापा है, वे बिल्कुल मृत्यु के सामने भी नहीं झिझकते हैं, मौत के सामने भी नहीं डरते हैं, शेर के सामने भी नहीं भयभीत होते हैं और बिल्कुल वो व्यायाम आदि करते हैं, 260 दंड लगाते हैं, गीता का पाठ करते हैं और इस प्रकार खिलखिला करके हंसते हैं। उनकी बोली में बादल गरजता है, इनकी बादलों की सी गर्जना है उनकी बोली में। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न कर लेंगे आप और धन्यवाद।